तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि कैसे आपकी किडनीज आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है। जब भी हम किडनीज का जिक्र करें तो एक सिस्टम का नाम हम लोगों के जहन में आता है विच इज बेसिकली कंपोज्ड ऑफ 3 एलिमेंट्स। सो अब ये 3 एलिमेंट्स कौन से हैं या इस सिस्टम का नाम क्या है, इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। सो द सिस्टम विच इज इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग योर ब्लड प्रेशर इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। नो डाउट आपकी बॉडी के अंदर डिफरेंट ऐसे सिस्टम्स हैं, ऐसे रिसेप्टर्स हैं जो आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं, उसे कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन जब हम किडनीज की बात करें तो किडनी से रिलेटेड जो मोस्ट इंपॉर्टेंट सिस्टम है आपका, जो आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेगा, दैट इज रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम। सो इस लाइन के ऊपर गौर करें, इसके अंदर 3 मेजर कंपोनेंट्स का जिक्र है। फर्स्ट वन इज रेनिन, then angiotensin, then aldosterone. So अब रेनिन क्या चीज है, एंजियोटेंसिन क्या चीज है, एल्डोस्टेरोन क्या चीज है, इसके बारे में डिस्कशन करते हैं और देखते हैं कि ये कैसे आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करते हैं। So जब हम ब्लड प्रेशर की इफेक्ट करें, इफ अ पर्सन इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन, उसका ब्लड प्रेशर कम है, इट मीन्स हम लोग विलिंग हैं कि उसके ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं, आर्टीरियल ब्लड प्रेशर को बढ़ाएं, विच इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू two major components. First one is cardiac output and peripheral vascular resistance. So अगर तो आप cardiac output को बढ़ा देते हैं, इट मींस आपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। अगर आपने पेरिफेरल रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, इट मींस आपने ब्लड प्रेशर को बढ़ा दिया। सो अल्टीमेटली आपका ये जो कार्डियक आउटपुट है और पेरिफेरल रेजिस्टेंस है, इसे 2 मेजर आपके बॉडी के सिस्टम्स जो हैं वो कंट्रोल करते हैं। नो डाउट इसके अलावा भी सिस्टम्स हैं जिसके अंदर ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम इन्वॉल्व है, लेकिन बैरो रिफ्लेक्सेस एंड रेनिन, एंजियोटेंसिन, एल्डोस्टेरोन सिस्टम्स ऐसे सिस्टम हैं जो इन सिस्टम्स के अलावा आपके ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे। सो अब ये सिस्टम कैसे काम करते हैं? आपके पास एक पेशेंट आया जिसका ब्लड प्रेशर कम है, दैट इज ही इज सफरिंग फ्रॉम हाइपोटेंशन। सो अब इस सिचुएशन में आपकी किडनीज क्या करेगी, कैसे ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करेगी? तो डेफिनेटली ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करने के लिए आपकी किडनी को कोई ना कोई ऐसा एजेंट रिलीज करना पड़ेगा जो एज अ वेसोकंस्ट्रिक्टर एक्ट करता है, यानी कि आपके वेसल्स को कंस्ट्रिक्ट कर देता है और ब्लड प्रेशर को बढ़ा देता है। सो अब हाइपोटेंशन का पेशेंट है या एक इंडिविजुअल है, एक पर्सन है जिसे हाइपोटेंशन है, तो नॉर्मली आपकी बॉडी कैसे कोशिश कर रही है कि इसके प्रेशर को, ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कैसे करेगी? सो इसके लिए ब्लड प्रेशर कम हुआ, आपकी किडनीज ने सेंस कर लिया जी ब्लड प्रेशर कम है, आपके बॉडी सिस्टम्स ने सेंस कर लिया ब्लड प्रेशर कम है, तो अब अल्टीमेटली क्या होगा कि आपकी किडनीज के ऊपर एक रिसेप्टर प्रेजेंट है जो एक्टिवेट होगा। अब इस रिसेप्टर का लिंक है आपके ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम से, जिसे हम फार्माकोलॉजी में डिटेल में स्टडी करते हैं। सो इस ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम के अंदर आपके पास 2 मेजर टाइप ऑफ रिसेप्टर्स आते हैं। फर्स्ट वन इज अल्फा रिसेप्टर एंड द सेकंड वन इज द बीटा रिसेप्टर। सो जो आपके बीटा रिसेप्टर्स हैं बेसिकली वो 3 तरह के हैं, बीटा 1, बीटा 2 एंड बीटा 3 रिसेप्टर। सो इसमें से जो बीटा 1 रिसेप्टर की टाइप है दैट इज प्रेजेंट ऑन किडनी। अब बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गई, ब्लड प्रेशर कम था, बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, स्टिमुलेट हो गया। बीटा 1 रिसेप्टर जैसे ही स्टिमुलेट हुए, इन्होंने एक एंजाइम रिलीज किया और इस एंजाइम का नाम है रेनिन। अब रेनिन का अल्टीमेट पर्पस क्या है कि एक वेसोकंस्ट्रिक्टर जनरेट करे, बनाए, रिलीज करे, उसका नाम है एंजियोटेंसिन। सो एंजियोटेंसिन 2 तक पहुंचने के लिए अब क्या प्रोसेस होगा, इसको डिस्कस करते हैं। किडनी में बीटा 1 रिसेप्टर एक्टिवेट हुए, उसने एक एंजाइम रिलीज कर दिया जिस एंजाइम का नाम है रेनिन। सो अब रेनिन ने क्या करना है जी, प्रोडक्शन करनी है एंजियोटेंसिन 2 की। क्यों प्रोडक्शन करनी है एंजियोटेंसिन 2 की? बिकॉज आपका ये जो एंजियोटेंसिन 2 है ये वेसोकंस्ट्रिक्टर है, ये वेसोकंस्ट्रिक्टर रिलीज होगा तो अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा। सो अब इस रेनिन ने, इस एंजाइम ने क्या किया कि एंजियोटेंसिनोजन को कन्वर्ट कर दिया इनटू एंजियोटेंसिन 1। सो कन्वर्जन होगी, एक स्टेप हो गया।
अब ये एंजियोटेंसिनोजन प्रोड्यूस कहाँ से हो रहा है? बेसिकली बच्चों ये जो एंजियोटेंसिनोजन है ये एक प्रिकर्सर प्रोटीन है जो कि लिवर से प्रोड्यूस होती है। अब इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन कौन सा एंजाइम कर रहा है? दैट इज रेनिन। सो रेनिन ने इस प्रोटीन की ब्रेकडाउन कर दी, इसे क्लीव कर दिया इनटू एंजियोटेंसिन 1। अब नेक्स्ट स्टेप आता है जी एंजियोटेंसिन 1 की कन्वर्जन का, कि हमने इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट करना है इनटू एंजियोटेंसिन 2 जो कि आपका एक वेसोकंस्ट्रिक्टर है। सो ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है कन्वर्ट होगा with the help from angiotensin 1 to angiotensin 2 with the help of an enzyme जिसको हम कहते हैं that ACE, that is angiotensin converting enzyme. A for angiotensin, C for converting and E for enzyme. Angiotensin converting enzyme. So ACE ने angiotensin 1 को convert करते हैं into angiotensin 2. अब ये जो आपके पास ACE है जो कि कन्वर्जन कर रहा है, बेसिकली अब ये भी दो जगह पे हो रही है। सो ये कन्वर्जन मेनली कहाँ हो रही है? लंग्स में। सेकेंडली कहाँ हो रही है? आपके किडनीज में। सो आपके लंग्स में आपके जो वेस्कुलर एंडोथेलियल सेल्स हैं वो जनरेट करते हैं, वो रिलीज करते हैं एस। नो डाउट एस कहाँ पे प्रेजेंट है? आपकी रीनल एपिथेलियम में भी प्रेजेंट है, जहाँ पे ये क्या कर रहा है? इस एंजियोटेंसिन 1 को कन्वर्ट कर रहा है इनटू एंजियोटेंसिन 2। सो अब हम एंजियोटेंसिन 2 तक आ गए, जो कि हम लोगों ने पहले डिस्कस कर लिया कि जी एंजियोटेंसिन 2 जो है वो आपका वेसोकंस्ट्रिक्टर है। सो अब एंजियोटेंसिन 2 क्या करेगा? डेफिनेटली उसने किसी रिसेप्टर के साथ बाइंड करना है ताकि आगे आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मलाइज कर सके। सो अब ये जो आपका एंजियोटेंसिन 2 है बेसिकली आपकी बॉडी के अंदर दो रिसेप्टर्स के थ्रू एक्ट करता है, एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर एंड एंजियोटेंसिन टाइप 2 रिसेप्टर। जो मेजर कंट्रीब्यूशन है आपकी बॉडी के अंदर वो है एंजियोटेंसिन 1 की, टाइप 1 की। सो इसमें AT1 क्या है? एंजियोटेंसिन T for type 1 for 1 angiotensin type 1 receptor, angiotensin type 2 receptor। जो ज्यादातर आपको एक्शन मिलेगा that will be with the help of the angiotensin type 1 receptor। सो अब इस एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर ने क्या करना है? अपना इसके साथ आपके इस एंजियोटेंसिन 2 ने इंटरेक्ट करना है, इसके साथ कम्युनिकेट करना है, इसके साथ इंटरेक्शन करनी है। अब ये यहाँ पे आपने एक बात याद रखनी है, जो आपका एंजियोटेंसिन टाइप 1 रिसेप्टर है या 2 रिसेप्टर है, बोथ आर जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। जैसे ही आपके इस रिसेप्टर के साथ आपके एंजियोटेंसिन 2 ने बाइंड किया, यानी कि ये जो टाइप रिसेप्टर है आपकी टाइप 1, इट इज पॉसिबिलिटी कि वो आपके एड्रीनल कॉर्टेक्स में प्रेजेंट है। सो इस एंजियोटेंसिन 2 ने क्या किया? अपना एक्शन एक्सर्ट किया एड्रीनल कॉर्टेक्स पे। ओके, अब इसने जब एड्रीनल कॉर्टेक्स पे अपना एक्शन एक्सर्ट किया तो इसने रिलीज कर दिया एक हार्मोन दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब हम जिक्र कर रहे हैं एड्रीनल कॉर्टेक्स। एड्रीनल कॉर्टेक्स बेसिकली पार्ट है आपका एड्रीनल मेडुला का। इस एंजियोटेंसिन 2 ने जाकर एक्ट किया या इफेक्ट किया आपके एड्रीनल मेडुला को, उसमें इसने एड्रीनल कॉर्टेक्स से एक चीज रिलीज कर दी दैट इज बेसिकली एल्डोस्टेरोन। तो स्टूडेंट्स, जैसे ही आपके एंजियोटेंसिन 2 ने एड्रीनल कॉर्टेक्स को ऊपर एक्ट किया विच इज पार्ट ऑफ एड्रीनल मेडुला, तो इसके रिजल्ट में आपके पास एक हार्मोन रिलीज होगा दैट इज एल्डोस्टेरोन। अब एल्डोस्टेरोन क्या चीज है? एल्डोस्टेरोन बेसिकली एक मिनरलोकॉर्टिकॉइड है, या कह लें इसे दिस इज अ स्टेरॉइड हार्मोन विच इज रिलीज बाय योर एड्रीनल मेडुला। सो एड्रीनल मेडुला ने क्या चीज रिलीज कर दी? एल्डोस्टेरोन। ओके, अब मोर प्रिसाइजली एल्डोस्टेरोन रिलीज कहाँ से हो रहा है? इट इज रिलीज फ्रॉम जोना ग्लोमेरुलोसा। सो ये एक पार्ट है। अब ये पार्ट कहाँ पे लोकेटेड है? बेसिकली स्टूडेंट्स, ये जो आपका जोना ग्लोमेरुलोसा है दैट इज द पार्ट व्हिच इज बीनीथ दिस कैप्सूल। आप कह लें कि आपके एड्रीनल मेडुला की जो सुपरफिशियल लेयर है, जो सुपरफिशियल सेल्स हैं, बट बीनीथ द कैप्सूल they are releasing mineralocorticoids
दे आर रिलीजिंग द स्टेरॉइड हार्मोन्स। अब ऐसा नहीं है कि खाली यही स्टेरॉइड हार्मोन एड्रिनल मेडुला से रिलीज हो रहा है। हम लोगों के पास डिफरेंट टाइप ऑफ स्टेरॉइड हार्मोन्स हैं, फॉर एग्जांपल प्रोजेस्टेरोन, डिऑक्सीकोर्टिकोस्टेरोन। सो अब अल्टीमेटली लेकिन हम लोगों का जो कंसर्न है हमारी किडनी से, हमारे ब्लड प्रेशर से रिलेटेड, दैट इज एल्डोस्टेरोन। सो अब ये जो एल्डोस्टेरोन रिलीज हुई है, अब ये कहाँ पे काम करेगी? सो ये अपना जाके एक्शन एक्सर्ट करेगी आपके कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के ऊपर, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट इन द नेफ्रॉन। डेफिनेटली आप लोगों को ऑलरेडी नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर पता है, दैट इज कि उसके अंदर एक पोर्शन है, एक पार्ट है, दैट इज कलेक्टिंग डक्ट। कलेक्टिंग डक्ट डेफिनेटली इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, उसके ऊपर जाकर आपके एल्डोस्टेरोन ने एक्ट कर दिया। अब यहाँ पे एक चीज याद रखनी है, जैसे ही एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, इसने जाके अपने आप को अटैच करना शुरू कर दिया कलेक्टिंग डक्ट के सेल्स के साथ। अब वहां क्या होगा कि एक नॉर्मल फिजियोलॉजी है कि वहां पे आपके सोडियम चैनल्स पड़े हैं। सोडियम चैनल्स का प्रिसाइसली क्या नाम है, एक्यूरेट नेम क्या है, दैट इज एपिकल एपिथेलियल सोडियम चैनल्स। ENaCe for epithelial, Na is representing sodium and C for channels. So जैसे एल्डोस्टेरोन का लेवल बढ़ा, साथ ही साथ आपकी ये जो सोडियम चैनल्स हैं इसका एक्सप्रेशन, इनकी अमाउंट, इनकी क्वांटिटी बढ़ना शुरू हो। ठीक है, अब इस सोडियम चैनल का काम क्या है? इस सोडियम चैनल की जैसे ही ओपनिंग हुई, इसने क्या किया, सोडियम को पकड़ा, इसकी रीअब्जॉर्प्शन करवा दी बैक टू द ब्लड स्ट्रीम। दोबारा से आपका ये जो अब सोडियम है, रीअब्जॉर्प्शन का जब हम लोग जिक्र करें पर्टिकुलरली किडनीज में, तो रीअब्जॉर्प्शन मींस आपके कोई ट्रैक से, फिल्ट्रेट से कोई चीज आकर वापस से रीनल वेन से होती हुई या फिर चैनल्स से होती हुई वापस आपके ब्लड स्ट्रीम के अंदर जा रही है। अब सोडियम वापस आपके ब्लड स्ट्रीम में जाना शुरू हो गया। अब सोडियम जब आपके दोबारा से ब्लड स्ट्रीम के अंदर गया, तो दिस इज जनरल रूल कि सोडियम और वाटर आर इंटरलिंक्ड, वाटर फॉलोज द सोडियम। सॉल्ट की, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन हुई, साथ ही साथ वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू हो गई। सो अब रीअब्जॉर्प्शन से क्या होगा, टेक्स्ट पढ़े, उसमें लिखा होगा देयर विल बी इंक्रीज इन वाटर वॉल्यूम, देयर विल बी इंक्रीज इन ब्लड वॉल्यूम। सारे अब ये कहाँ वाटर का वॉल्यूम किस जगह पर इंक्रीज हो रहा है? डेफिनेटली एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम की बात हम करें। एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया क्योंकि वाटर कंटेंट इंक्रीज कर गया। तो अगर वाटर कंटेंट इंक्रीज कर गया, एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, इट मींस देयर विल बी इंक्रीज इन द ब्लड वॉल्यूम। ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज कर गया, ब्लड वॉल्यूम इंक्रीज करेगा तो वीनस रिटर्न इंक्रीज कर जाएगा। जैसे ही वीनस रिटर्न इंक्रीज करता है, इट मींस देयर विल बी आर्टीरियल स्ट्रेच। सो आर्टीरियल स्ट्रेच हो गया। सो इस अल्टीमेट रिजल्ट में क्या हो रहा है जी, वॉल्यूम्स इंक्रीज कर रहे हैं, इट मींस कार्डिक आउटपुट इंक्रीज कर रहा है। जैसे ही हम लोगों ने पहले जिक्र किया कि कार्डिक आउटपुट जब इंक्रीज करेगा, इट मींस आपका ब्लड प्रेशर भी इंक्रीज कर जाएगा। सो अब ये लिपिनकॉट की डायग्राम है जिसमें इसने जिक्र किया है, ऑथर ने जिक्र किया है कि अगर ब्लड प्रेशर कम है तो उस ब्लड प्रेशर को हमारी बॉडी कैसे नॉर्मलाइज करने की कोशिश करेगी, ब्लड प्रेशर को कैसे इंक्रीज करेगी। डेफिनेटली ब्लड प्रेशर कम था, आपके बॉडी सिस्टम्स एक्टिवेट हो गए, सिंपैथेटिक एक्टिविटी इंक्रीज कर दी। अब इस एक्टिविटी ने क्या करना है, मेजरली दो डिफरेंट रिसेप्टर्स पे जो तीन मेजर सिस्टम्स के ऊपर प्रेजेंट है उनके ऊपर एक्ट करना है। वो दो रिसेप्टर्स कौन से हैं, बीटा 1 रिसेप्टर एंड दी अल्फा 1 रिसेप्टर। इधर बीटा 1 रिसेप्टर कहाँ पे लोकेटेड है, एक हार्ट के ऊपर, सेकेंडली अभी हम लोगों ने जिक्र किया किडनीज के ऊपर, देन अल्फा 1 रिसेप्टर कहाँ पे, आपके स्मूथ मसल्स के ऊपर। ठीक है, अब जैसे ही ब्लड प्रेशर हमें रिक्वायर्ड है कि हमने ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करना है, यानी कि सिंपैथेटिक एक्टिविटी हम लोगों की बढ़ गई, तो इसके रिजल्ट में क्या होगा, आपके जो बीटा 1 रिसेप्टर्स हैं और जो कि हार्ट और किडनी पे प्रेजेंट है वो एक्टिवेट हो जाएंगे। साथ ही साथ आपके अल्फा 1 रिसेप्टर्स जो स्मूथ मसल्स पे प्रेजेंट है वो भी एक्टिवेट हो गए। इन तीनों फैक्टर्स की वजह से क्या होगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ जाएगा, there will be increase in venous return, there will be increase in peripheral resistance. So ultimately क्या होगा कि there will be increase in blood pressure. So
दूसरी तरफ खाली किडनीज की बात करें, किडनीज में डेफिनेटली बीटा 1 ने ये 3 काम करती है। साथ ही साथ क्या है जी, जैसे ब्लड प्रेशर कम होता है तो दिस इज नॉर्मल फिजियोलॉजी जी, रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया। रीनल ब्लड फ्लो कम हो गया, बॉडी क्या करने की कोशिश करेगी, आपके बीटा 1 रिसेप्टर्स जो आपकी किडनी के ऊपर प्रेजेंट उन्हें एक्टिवेट करने की कोशिश करेगी। अल्टीमेटली रेनिन एंजाइम का लेवल इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में वैसोकंस्ट्रिक्टर बनेगा, दैट इज एंजियोटेंसिन 2। अब ये जो एंजियोटेंसिन 2 है अल्टीमेटली क्या करेगा, कार्डियक आउटपुट को इंक्रीज करेगा, पेरिफेरल रेजिस्टेंस को इंक्रीज करेगा, जिसके नतीजे में आपका ब्लड प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा। सो एक और साइड क्या है जी, रीनल ब्लड फ्लो कम हुआ, ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कम हो, ओके, फिल्ट्रेशन कम हो गई। साथ ही साथ हम लोगों ने पहले जिक्र किया सोडियम चैनल्स बढ़ जाएंगे, सोडियम क्वांटिटी उनकी एक्सप्रेशन बढ़ जाएगी, सोडियम चैनल्स बढ़ गए, सोडियम की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू होगी, वाटर की रीअब्जॉर्प्शन होना शुरू होगी। सो अब क्या है जी, इस रीअब्जॉर्प्शन की वजह से क्या हो रहा है, अगेन अल्टीमेटली आपका ब्लड प्रेशर बढ़ रहा है। सो अल्टीमेटली वाटर का वॉल्यूम बढ़ा, आपका ब्लड वॉल्यूम बढ़ा, जिसके नतीजे में आपका कार्डियक आउटपुट बढ़ गया। सो दिस वाज द समरी कि कैसे आपकी किडनीज आपके ब्लड प्रेशर को इफेक्ट करती है।